नमस्कार साथियों, मैं शिवम। कल हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर राष्ट्रपति, और आज हम लोग देखेंगे उसका अगला पार्ट। लेकिन अगला पार्ट देखने से पहले हम लोग पहले उसका रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो कल हम लोग क्या क्या देखे थे उसको एक बार देख लेते हैं ताकि आगे का फ्लो बन सके। हम लोग देखे थे कि सरकार का 3 अंग होता है और उसी में से एक अंग है कार्यपालिका। एक अंग है कार्यपालिका। कार्यपालिका हम लोग देख रहे थे, तो क्या देखे थे कि ये संविधान के कौन से भाग में है? भाग 5 में। भाग 5 में आर्टिकल का अगर बात करें, अनुच्छेद किस में है? तो 52 से 78 तक में कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होता है? संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? तो देखे थे हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, और महान्यायवादी। तो ये जो थे संघ की कार्यपालिका में शामिल थे। लेकिन हम लोग का जो टॉपिक था, जो पढ़ रहे थे हम लोग, वो था राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति में हम लोग क्या क्या देखे थे एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति में क्या क्या देखे थे हम लोग कि ये भारत का राज्य प्रमुख होता है। राज्य प्रमुख, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक। एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है। फिर क्या देखे थे हम लोग? इसकी निर्वाचन पद्धति। हम लोग देखे थे। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या था? इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किसके थ्रू? निर्वाचन मंडल के थ्रू। निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो देखिए, निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों से मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर क्या देखे थे? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। फिर देखे थे हम लोग कि दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा हम लोग ने क्या देखा था कि अगर कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है तो वो
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। हम लोग देखे थे इनका जो चुनाव होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि हम लोग उसमें वोट का वैल्यू काउंट करते हैं, वोट का नंबर काउंट नहीं करते, वोट का वैल्यू काउंट करते हैं। तो क्या देखे थे कि एक एमएलए का वोट का वैल्यू हम लोग देखे थे, फॉर्मूला था क्या हम लोग का, देख लेते हैं। ये एमएलए जिस राज्य का होगा उस राज्य की कुल जनसंख्या कुल जनसंख्या को डिवाइड करेंगे किससे, उस राज्य के जितने भी एमएलए हैं उसके 1000 गुना को, टोटल एमएलए के 1000 गुना को, है ना। जब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो उस एमएलए का वोट का वैल्यू निकल जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि एमएलए के वोट का वैल्यू अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा। जैसे कि देखे थे यूपी में जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो यूपी के एमएलए का वोट का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा। फिर देखे थे सिक्किम में जनसंख्या कम है तो वहां के एमएलए का वोट का वैल्यू कम होगा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था क्या कि भारत में टोटल कितने एमएलए हैं, टोटल कितने एमएलए हैं, 4033 है ना। टोटल कितने एमएलए हैं, 4033। और अगर हम लोग इन सभी के वोट का वैल्यू को ऐड करते हैं, इन सभी के मतों के मूल्य को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, टोटल वैल्यू कितना आएगा, 5,43,231। इस फिगर को आप याद रखें क्योंकि आगे फिर ये काम आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक एमपी के वोट का वैल्यू कैसे निकलता है। एक एमपी के वोट का वैल्यू कैसे निकलता है, एक एमपी का वोट का वैल्यू निकलता है टोटल एमएलए के वोट का वैल्यू। कितना है टोटल एमएलए का वोट का वैल्यू, मान लीजिए उसने सभी, मान लेते हैं कि जब प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था तो सभी स्टेट के विधानसभाओं के मेंबर और जो दिल्ली और पुदुचेरी है उसके भी असेंबली के मेंबर ने अगर भाग लिया है तो टोटल कितना हो जाएगा, 5,43,231। टोटल एमएलए के वोट के वैल्यू को डिवाइड करेंगे टोटल एमपी के नंबर को, तो टोटल कितने एमपी हैं, निर्वाचित एमपी है ना, निर्वाचित सांसद कितने हैं, 776। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, 700। कितना आएगा, 700। एक एमपी के वोट का वैल्यू आया 700, तो टोटल एमपी के वोट का वैल्यू कितना आएगा, टोटल वैल्यू है ना, टोटल वैल्यू कितना आएगा, तो एक का वैल्यू है 700 और टोटल एमपी कितने हैं 776, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 5,43,200, यानी कि 4,033 एमएलए के वोट का वैल्यू और 776 एमपी के वोट का वैल्यू इक्वल रहता है लगभग। ठीक है, तो आज हम लोग आते हैं, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है देखते हैं हम लोग। आज का टॉपिक क्या है, नोट्स आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं। राष्ट्रपति के पद हेतु
अर्हताएं। तो देखिए, राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं क्या क्या होंगी। तो पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा कि उसकी जो एज है 35 वर्ष हो जानी चाहिए, है ना। 35 से अगर कम रहेगा तो वो राष्ट्रपति के रूप में नहीं चुना जा सकता है। तीसरा कि वो लोकसभा का सदस्य होने के लिए जो जो अर्हताएं चाहिए वह कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसको जब हम लोग संसद पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या क्या अर्हताएं जरूरी है। वह संघ सरकार में या किसी भी राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद मतलब किसी सरकारी नौकरी के रूप में वो कार्यरत, सरकारी नौकर के रूप में वो कार्यरत नहीं हो। हम लोग क्या देखते हैं कि एक राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और सांसद भी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है ये किसी लाभ के पद पर है ना, लाभ के पद पर है, मतलब कि ये कोई आईएएस ऑफिसर है या फिर एक आईपीएस ऑफिसर है, बीडीओ है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बन सकता है, ठीक है। फिर हम लोग क्या पढ़े कि एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई भी मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये फिर से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्या क्या जरूरी है, हम लोग देखते हैं कि कोई भी आदमी एमएलए बन सकता है, एमएलए के लिए चुनाव लड़ सकता है, एमपी के लिए भी चुनाव लड़ लेता है, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति उम्मीदवार बनना चाहता है तो उसके लिए देखिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है। पहला कि कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए। संसद के 50 मेंबर जो है, 50 सांसद, इसके प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 50 एमपी ये बोलने चाहिए कि हाँ ये आदमी, कम से कम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सदन के सामने उस व्यक्ति के लिए प्रस्ताव रखे कि ये आदमी राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने, और उसके 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। ये 50 सदस्य को छोड़कर 50 अलग से अनुमोदक होने चाहिए, यानी कि 50 लोग अलग से समर्थन करें उस प्रस्ताव का। प्रत्येक उम्मीदवार जो है भारतीय रिजर्व बैंक में उसको 15,000 रुपए जमा करना पड़ता है जमानत राशि के रूप में, है ना। कोई राष्ट्रपति उम्मीदवार जो होता है, बनता है, तो वो 15,000 रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमानत राशि रखेगा। 15,000 कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। जो आदमी 50 अनुमोदक ला सकता है और 50 प्रस्तावक ला सकता है, उसके लिए 15,000 रुपए बड़ी बात नहीं होती है। और अगर उस व्यक्ति को टोटल वैलिड वोट का 1/6 नहीं मिलता है ना, यानी कि टोटल जितना वोट मिला है, टोटल जो वोट मिला है उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा, अगर इतना वोट अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है तो उसकी जो ये राशि है 15,000 वो जब्त हो जाती है, उसकी ये 15,000 रुपए जब्त कर ली जाती है। अच्छा, ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा करने के पीछे रीजन ये है, देखते हैं आगे, कि कोई भी उम्मीदवार जो है जो सीरियसली वोट नहीं लड़ रहा है उसको इस वोट से निकाला जा सके। देखिए 1997 से पहले प्रस्तावकों और अनुमोदकों की जो संख्या थी वो 10-10 थी, यानी कि 10 मेंबर जो है वो क्या करें देंगे, प्रस्ताव लाएंगे कि ये आदमी को, इस आदमी को राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव लाएंगे, और फिर क्या करेंगे 10 आदमी, 10 एमपी इसको अनुमोदन करेंगे, यानी कि प्रस्ताव को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 1997 में ही इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 50-50 कर दिया गया, क्योंकि जो उम्मीदवार मजाक में इस चुनाव को ले रहे थे उनको इस चुनाव से बाहर किया जा सके, है ना।
और उस समय जमानत राशि कितनी थी? 2500। अब कितनी है? 15,000। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ, कि राष्ट्रपति कैसे शपथ लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति कोई भी जो जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, अपने पद ग्रहण करने से पहले उनको शपथ लेना पड़ता है। तो शपथ में क्या बोलते हैं? मैं श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा। संविधान, ये पहला पॉइंट। दूसरा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, यानी कि संविधान का रक्षण करेंगे, उसको मानने के लिए बाध्य होंगे। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ठीक है, तो ये वे लोग शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा ये शपथ लिया जाता है। फिर देखते हैं इनको शपथ दिलाता कौन है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि CJI, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मान लीजिए कि CJI अभी नहीं है, तो फिर कौन दिलवाएगा इनको शपथ? जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वे उनको शपथ दिलाएंगे। ठीक है। फिर यहां देखते हैं, अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उसको इसी प्रकार शपथ लेनी होती है। आगे क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें, इसको देखते हैं। कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह मान लीजिए कि कोई MP है और वह राष्ट्रपति बन जाता है, तो क्या करेगा? जल्दी ही राष्ट्रपति पद का ग्रहण करने से पहले अपना जो संसद वाला जो पद है उसको त्याग कर देगा। वही लिखा हुआ है इसमें, है ना। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है और वह राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो पद ग्रहण करने से पहले उसे सदन को क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा, है ना। हम लोग देख चुके थे, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, है ना। उसे बिना कोई किराया चुकाए एक निवास मिलेगा, राष्ट्रपति भवन, है ना। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। हम लोग देखेंगे क्या क्या उनको भत्ते वगैरह मिलते हैं आगे। उसकी उपलब्धियों और भत्ते उसके पद अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अगर मान लीजिए संसद कोई प्रस्ताव पारित करके इसको कम करना चाहती है, तो भले वो कम कर सकती है, लेकिन ये लागू कब से होगा? जब दूसरा राष्ट्रपति चुनाव होगा, दूसरे राष्ट्रपति बनेंगे, उसके कार्य अवधि के दौरान कम नहीं होंगे। देखिए, अब जानते हैं कि एक राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है। 2018 में संसद ने, देखिए, राष्ट्रपति या फिर जो भी ऐसे पद है, उनमें कोई भी चेंजेस आते हैं तो चेंजेस लाता कौन है? संसद के द्वारा लाया जाता है। हम लोग देखेंगे कि 2018 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए से, पहले 1.5 लाख मिलता था, 1.5 लाख से कितना कर दिया? 5 लाख रुपए प्रति माह कर दिए। सोचिए, 5 लाख रुपए प्रति माह कर दिए। और 2018 में राष्ट्रपति की पेंशन कितनी थी? 3 लाख रुपए थी। 3 लाख सालाना, 3 लाख रुपए महीना नहीं, 3 लाख रुपए सालाना। लेकिन 2018 के बाद क्या कर दिया गया कि उनकी जितनी सैलरी होगी उसका 50%, उनकी जितनी सैलरी होगी उसका 50% उनको पेंशन मिलेगा। जैसे कि 5 लाख रुपए अभी मिलते हैं ना, 5 लाख रुपए मिलते हैं राष्ट्रपति को। तो अगर ये रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा? उनको 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलेंगे प्रति माह। 2.5 लाख रुपए प्रति माह इनको पेंशन मिलेंगे। आगे देखते हैं, इसके अलावा एक भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व यानी कि रिटायर राष्ट्रपति को एक घर दिया जाएगा। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको एक घर दिया जाएगा। फोन की सुविधा दी जाएगी। फोन की सुविधा यानी कि लैंडलाइन वाला, है ना, कि उससे बात करते रहे, बिल बन गया, सरकार गवर्नमेंट उसको
पे करेगी। फिर एक कार्ड दिया जाएगा चिकित्सा सुविधा, है ना, जिसको बोलते हैं रहना खाना मेडिकल फ्री। तो रहना यहाँ हो गया, खाना की सुविधा होती है और मेडिकल भी फ्री होता है, चिकित्सा फ्री होता है। यात्रा सुविधा दिया जाएगा, सचिवालयीन स्टाफ और 1 लाख रुपए का प्रतिवर्ष कार्यालयीन खर्च भी मिलता है। एक भूतपूर्व राष्ट्रपति को भी कुछ कुछ कार्य होता है, तो उस कार्य के लिए 1 लाख रुपए इनको प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, उसका निधन हो जाता है, रिटायर होने के बाद अगर किसी भूतपूर्व राष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो उनकी पत्नी, है ना, ज्यादातर केस में तो पत्नी ही हो जाती है। फिर हम लोग के एक ही वुमेन प्रेसिडेंट थी, प्रतिभा सिंह पाटिल। उसके बाद कोई आया नहीं, दूसरी आई द्रौपदी मुर्मू। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर किसी राष्ट्रपति का निधन हो जाता है तो उनके परिवार को पेंशन मिलता है ना। कितना मिलता है? राष्ट्रपति को जितना पेंशन मिलता था उसका आधा, यानी कि 2.5 लाख रुपए जो मिलते थे राष्ट्रपति को, उसका आधा मिलेगा अब इनकी पत्नी को, इनके मर जाने के बाद, है ना, यानी कि लगभग इतना। इसके अलावा उन्हें क्या मिलेगा? एक सुसज्जित आवास तो मिला ही था, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा और सचिवालयीन स्टाफ 20,000 रुपए प्रति वर्ष कार्यालयीन खर्च मिलता है। ठीक है, देखते हैं कि राष्ट्रपति को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त है। पहला, कि उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है, पहला ये। दूसरा, कि कार्यकाल के दौरान अगर मान लीजिए कि अभी हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन पर अगर कोई केस करता है ना, कोई केस करता है तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे आपराधिक कार्रवाइयों से उन्मुक्ति होती है, उन पे कोई केस नहीं कर सकता है ना। कोई चाहेगा उन पे सुप्रीम कोर्ट में जाके उनके खिलाफ केस कर दे, कोर्ट चल जाए, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े? आपराधिक कार्रवाइयों से उन्मुक्ति होती है। यहां तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी इनको उन्मुक्ति रहती है। लेकिन पहला चीज कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही जेल भेजा जा सकता है और ना ही तो इनको कोर्ट में बुलाया जा सकता है। हालांकि 2 महीने, जैसे दीवानी जो होता है, दीवानी मामले यानी कि इनका जो निजी मामला है, इनका घरेलू मैटर है, उसके लिए इनको इन पे अभियोग चलाया जा सकता है। लेकिन कैसे? 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, है ना। 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ही इन पे दीवानी मुकदमे किए जा सकते हैं। 2 महीने पहले का क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, आज ही जाके कर दें तो राष्ट्रपति तो आज खाली रहेंगे नहीं, है ना। तो पहले 2 महीने पहले का नोटिस देना पड़ता है, उसके बाद ही इन पे कार्रवाई की जा सकती है। वो भी कैसा वाला? ओनली दीवानी मामले की कार्रवाई। दीवानी मामले का मतलब होता है निजी मामला का, निजी मुकदमा। अगला है कि राष्ट्रपति की पद अवधि। राष्ट्रपति की पद अवधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की होती है। हम लोग चाहे एमएलए को देखें, एमपी को देखें, एमएलए को देखें, एमपी को देखें, चीफ मिनिस्टर को देखें, प्राइम मिनिस्टर को देखें, तो लगभग इन सब की जो क्या होती है, पद अवधि होती है 5 साल की होती है ना। राज्यसभा की 6 साल की होती है। तो राष्ट्रपति का भी कितना है? 5 साल का ही है ना। लेकिन वह अगर चाहे तो अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे सकता है। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है? राष्ट्रपति जो होगा वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को। किसको देगा? उपराष्ट्रपति को, है ना। इसके अतिरिक्त उसे कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग चलाकर। अगला टॉपिक हम लोग का यही रहेगा, महाभियोग कैसे चलता है, महाभियोग की प्रक्रियाएं देखेंगे। अभी तक किसी राष्ट्रपति पे महाभियोग चला कि नहीं चला, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे अगले दिन। फिर हम लोग देखते हैं कि
जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है, राष्ट्रपति 5 वर्ष के अतिरिक्त भी अपने पद पर बैठा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, जब तक दूसरा जो कैंडिडेट है, जो उम्मीदवार जीता है, वह जब तक पद ग्रहण नहीं करता है, तब तक पुराना वाला अपने पद पर बना रह सकता है ना। 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद पर बना रह सकता है। ठीक है। एक आदमी भारत में कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी बार बन सकता है? अनगिनत बार, है ना। वह कितनी बार भी फिर से निर्वाचित हो सकता है। लेकिन अमेरिका में तो ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक व्यक्ति जो है 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। हम लोग बराक ओबामा का ही एग्जाम्पल देखे। अच्छा, क्या डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि अमेरिका में क्या नियम है कि एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। अगले दिन हम लोग आगे का टॉपिक देखेंगे, महाभियोग कैसे चलता है और भी चीजें। तब तक अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। धन्यवाद।